शिमला स्टेशन। वक्त सर्दियों की रात। हल्की बारिश, ठंडी हवा और सन्नाटा। आन्या 20 साल, हल्की सी कांपती हुई एक ट्रेन से उतरती है। बैग उसके कंधे पर है, कंधा झुका हुआ, चाल धीमी, लेकिन आंखों में एक अलग सी बेचैनी है। स्टेशन पर ज्यादा लोग नहीं हैं। वो बेंच पर बैठती है, हाथ कांपते हुए बैग से एक फोल्ड किया हुआ पुराना नक्शा निकालती है। नक्शे पर हाथ फिराते हुए उसका होठों से बुदबुदाना। बारिश हल्की हो रही है, ठंडी हवा उड़ रही है, उसके बाल भीगे हुए हैं। कपड़े आधे सूखे आधे गीले, लेकिन वो परवाह नहीं करती। वो यहाँ किसी पिकनिक के लिए नहीं आई। वो स्टेशन मास्टर से पूछती है, एक्सक्यूज मी, ये सेंट मैरीज कॉन्वेंट किस तरफ है? बेटी, ते भी नाम तो सुना है, लेकिन वो वहाँ क्या जाने वाला रास्ता जंगल से होके जाता है। लोग दिन में भी नहीं जाते उधर। मुझे रात से डर नहीं लगता। अकेले सफर की शुरुआत। रास्ता स्टेशन के पीछे एक सकरी पगडंडी से शुरू होता है, जो घने पेड़ों के बीच जाकर कहीं खो जाती है। आन्या के पास ऑफलाइन मैप है। बैग में टॉर्च, छोटा टेंट, 2 दिन का खाना, एक डायरी और एक पुरानी चिट्ठी, जो शायद उस कॉन्वेंट से जुड़ी है। पेड़ झुके हुए, अजीब सी आवाजें। एक पल को लगता है जैसे किसी ने पीछा किया, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है, सिर्फ अंधेरा। करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद एक खुला सा चबूतरा नजर आता है। शायद किसी टूटे हुए मंदिर का प्लेटफॉर्म रहा होगा। आन्या वहीं पर टेंट निकालती है। बारिश थोड़ी तेज हो चुकी है। वो झुककर टेंट लगा रही है। उसमें डर कम, थकान ज्यादा है, मानो वो पिछले कई दिनों से सोई ना हो। टेंट के अंदर की रात वो टॉर्च ऑफ करती है। सर्दी से कांपते हुए वो डायरी खोलती है। कागज पर कुछ फेडेड नाम लिखे हैं। सबसे ऊपर एक, सिस्टर कैथरीन, 2003। वो लिखती है, आज मैं वहीं पहुंची हूं जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये कॉन्वेंट मुझे बुलाता है और मैं जानती हूं वहां कुछ अधूरा है। शायद मैं भी। टेंट के बाहर बारिश अब रुक गई है, लेकिन दूर कहीं से एक घंटी की बेहद हल्की, बहुत धीमी आवाज आती है, जैसे कोई हवा के पार से उसे पुकार रहा हो। टेंट के बाहर हरियाली पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। आन्या अपनी नींद से जागती है, आंखें सूजी हुई, मानो रात अच्छी नहीं बीती। वो टेंट का जिप खोलती है और बाहर का दृश्य कुछ देर देखने के लिए रुक जाती है। उसके सामने एक पतली पगडंडी है, जो दूर जंगल के बीच कहीं खो जाती है। वो बैग बांधती है, टेंट फोल्ड करती है और चल पड़ती है, बिल्कुल अकेली। उसके पैर की हर आहट जंगल में गूंज रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, धूप कम होती जाती है। पेड़ बड़े और घने होते जा रहे हैं। कोई परिंदा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ उसके जूतों की घास पर रगड़। एक जगह वो रुकती है। वहां जमीन पर पुरानी सी लोहे की पट्टी गिरी हुई है, जिस पर फेडेड अक्षरों में लिखा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सेंट मैरीज कॉन्वेंट, क्लोज्ड सिंस 2003। आन्या कुछ नहीं कहती, बस हाथ से मिट्टी साफ करती है, उस बोर्ड को देखती है और आगे बढ़ जाती है। करीब 20 मिनट पैदल चलने के बाद वो एक ढलान पर चढ़ती है, और जब ऊपर पहुंचती है, एक चौड़ा खुला मैदान सामने होता है, और ठीक उसके पार एक काली पुरानी ऊंची इमारत, सेंट मैरीज कॉन्वेंट, 3 मंजिला, खामोश ठंडे पत्थरों से बनी हुई। जंघाई खिड़कियां, टूटा हुआ घड़ी घर और उसका टॉप पर क्रॉस, जो टेढ़ा हो चुका है। वहां किसी का कोई नामो निशान नहीं, कोई इंसानी हलचल नहीं। बस हवा में एक धीमा सा कंपकंपाता संगीत, जैसे चर्च की प्रार्थना कभी यहीं गूंजती थी। आन्या छोटे छोटे कदमों में दरवाजे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है,
वो देखती है कि दरवाजा पूरा बंद है, लेकिन एक पुराना बेल बाईं ओर लटका है। वो झिझकते हुए बेल बजाती है। कुछ नहीं होता। फिर दोबारा, इस बार थोड़ी जोर से। अंदर से किसी भारी चीज के खिसकने की आवाज आती है। दरवाजा एकदम नहीं खुलता, बल्कि थोड़ा सा सरकता है। एक पुरानी साड़ी जैसी सफेद ड्रेस में झुकी हुई बूढ़ी सी औरत अंदर खड़ी है। सिस्टर मारिया। उसकी आंखों में सवाल है लेकिन शब्द नहीं। सिस्टर मारिया धीरे से, तुम अकेली हो? आन्या, जी, मुझे यहाँ कुछ दिन रुकना है। ये चिट्ठी है, सिस्टर कैथरीन ने भेजा था। सिस्टर मारिया उस लेटर को देखती है। उसका चेहरा डर और हैरानी में बदल जाता है। सिस्टर मारिया फुसफुसाते हुए, ये तो कई साल पुराना है। वो बिना कुछ कहे दरवाजा थोड़ा और खोलती है। कॉन्वेंट के अंदर का माहौल, सीलन भरी दीवारें, लंबा पुराना हॉल, दीवारों पर फेडेड रिलीजियस पेंटिंग्स, कुछ ब्रोकन बेंचेस, दूर एक स्टेयरकेस जो ऊपर के फ्लोर तक जाती है। सिस्टर मारिया धीरे से कहती है, एक कमरा है ऊपर, पर याद रखना, रात को कॉरिडोर पार मत करना। जो बंद है वो बंद ही रहने दो। आन्या सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो पहला स्टेप चढ़ती है, कॉन्वेंट की दीवार पर टंगा पुराना घंटा खुद ब खुद हिलता है और बिना किसी हवा के घंटी खुद बजती है। आन्या एक पल रुकती है, तंदे झटकती है और सीढ़ियों की ओर बढ़ जाती है। आन्या सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंचती है। कमरे के बाहर फेडेड नंबर लिखा है 213। वो दरवाजा खोल दिया। अंदर बहुत पुराना माहौल, सीलन, टूटा फर्नीचर और एक पुरानी अलमारी। कमरे में खिड़की खुलती है पहाड़ की ओर। बाहर सिर्फ कोहरा और सूनी घाटियां। आन्या बैग खोलती है। एक पुरानी डायरी, एक लड़की की तस्वीर, नकाब में चेहरा और एक कागज जिस पर लिखा है सेंट मेरीज कॉन्वेंट 2003 में बंद, अमारा लापता। वो खिड़की के पास बैठती है, आंखें बंद करती है और दूर घंटियों की गूंज जैसे याद में सुनाई देती है। रात 1:11। अन्या की आंख खुलती है। कमरे में हल्की खटपट होती है, लेकिन बाहर कोई नहीं। वो दरवाजा खोलती है, टॉर्च हाथ में। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे जाती है, उसे कॉन्वेंट का बंद कॉरिडोर दिखता है, जिसके दरवाजे पर एक पुराना लकड़ी का क्रॉस टंगा है। तभी कॉरिडोर के पार एक लड़की खड़ी होती है, सफेद फ्रॉक और चेहरा नकाब से ढका हुआ। आन्या पल भर के लिए ठिठकती है। लड़की एक बार उसकी ओर देखती है और फिर धीरे धीरे दीवार से होते हुए गायब हो जाती है। आन्या धीरे धीरे उस जगह जाती है जहां वो लड़की खड़ी थी। दीवार गीली है, लेकिन उस पर उंगली से खुरचा हुआ एक शब्द है, 213। यही उसका कमरा है। अगली सुबह आन्या चैपल के पीछे एक पुरानी सीढ़ी देखती है जो नीचे अंडरग्राउंड जाती है। दरवाजा बंद है, लेकिन उस पर लगा ताला टूटा हुआ है। वो सिर्फ देखती है, लेकिन अभी अंदर नहीं जाती। वापस आते वक्त लाइब्रेरी में उसे एक फाइल मिलती है। इसमें लिखा है मिसिंग आन्या अमारा 2003, स्टेटस केस क्लोज्ड, नो बॉडी फाउंड, रूम लास्ट असाइन 213। आन्या की सांसें तेज हो जाती हैं। आन्या अपने कमरे की अलमारी साफ कर रही होती है। पुरानी धूल, कपड़े, लकड़ी की टूटती शेल्फें। अचानक एक शेल्फ के नीचे, लकड़ी की तह के नीचे, एक पुरानी डायरी दबा दी गई मिलती है। डायरी आधी सड़ी हुई, कुछ पन्ने फटे हुए, लेकिन नाम अब भी लिखता है, अमारा 2003। उसके हाथ कांप जाते हैं। वो एक पन्ना खोलती है, रूम 213, यही मेरा कमरा है। मैं अब भी यही हूँ। मुझे यकीन है कोई एक दिन जरूर मुझे ढूंढेगा। आन्या की सांसें रुक जाती हैं। वो समझ जाती है ये कोई आम लड़की नहीं थी। जिसका कमरा कभी था, वही आज उसके नाम पर चेतावनी छोड़ रही है। आन्या धीरे धीरे डायरी के हर पन्ने को पढ़ती है। अमारा ने लिखा था,
कि उसे कॉन्वेंट में अक्सर कोई देखता है, सुनता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। उसने लिखा, एक सफेद नकाब वाली लड़की मुझे हर रात दिखती थी। मैं अब डरती नहीं, मुझे लगता है वो मैं ही हूं। आन्या के चेहरे पर डर और जुड़ाव दोनों साथ उभरते हैं। उसके जहन में एक सवाल गूंजता है, क्या ये सब मेरे साथ भी हो रहा है, या मैं ही वो कहानी हूं जो कभी पूरी नहीं हुई? शाम 5:10 आन्या चैपल के पीछे जाती है। वही पुरानी टूटी सीढ़ियां जो कॉन्वेंट की बिल्डिंग के नीचे उतरती हैं। ताला पहले से टूटा हुआ है, लेकिन जंग लगी दरवाजे को खोलने में उसे वक्त लगता है। दरवाजा खुलते ही एक नम, ठंडी, अंधेरी सुरंग। वो टॉर्च चलाती है। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। हर कदम पर दीवारों पर मॉइस्चर से बने निशान, जैसे पुराने फिंगरप्रिंट्स। नीचे पहुंचते ही उसे एक चैपल जैसा कमरा मिलता है। छत नीची है, दीवारों पर फेडेड मोमबत्तियां और बीच में एक शीशा टंगा है। वो शीशे में खुद को देखना चाहती है, लेकिन उसकी परछाई नहीं बनती। आन्या एक कदम पीछे हटती है। टॉर्च की रोशनी कांपती है। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका आता है। आन्या पलटती है और सामने वही नकाब वाली लड़की खड़ी है। चेहरा ढका है, लेकिन हाथ आगे बढ़ा हुआ। वो धीरे से आन्या के कंधे को छूती है और उसी पल आन्या को झटका लगता है। उसके सामने एक तेज फ्लैश और दिखता है एक पल के लिए वही लड़की, वही फ्रॉक, वही नकाब, लेकिन आन्या की ही आंखों। आन्या के पैरों के नीचे की जमीन लड़खड़ाती है। वो घुटनों पर गिरती है। फर्श पर उकेरा हुआ एक शब्द पढ़ाई देता है, नकाब। आन्या गिर चुकी है, लेकिन जमीन पर गिरते ही उसकी आंखें खुली होती हैं। वो कुछ देखती है, पर वो आज का कॉन्वेंट नहीं, बल्कि पुराना कॉन्वेंट, जहां बच्चे खेल रहे हैं, सिस्टर कैथरीन प्रार्थना करवा रही हैं, एक लड़की सफेद ड्रेस में चैपल के पीछे कुछ छुपा रही है। उसका नाम अमारा उसी नकाब वाली लड़की की तरह। आने सब कुछ किसी आउटसाइडर की तरह नहीं, बल्कि अंदर से देख रही होती है, जैसे वो अमारा की याद नहीं, उसकी आत्मा के भीतर उतर गई हो। कॉन्वेंट का रहस्य फ्लैश में दिखता है। अमारा को अकेले चैपल जाते हुए देखा गया था। वो अक्सर खाली कमरों में खुद से बातें करती थी। कॉन्वेंट की कुछ सिस्टरों ने उसे शैतानी छाया से प्रभावित कहा। चर्च की मीटिंग में तय किया गया कि उसे लॉक टर्म कॉरिडोर में शिफ्ट किया जाएगा, जहां कॉन्वेंट के पुराने पेशेंट रखे जाते थे। वो कॉरिडोर आज बंद पड़ा है, वही जहां आन्या ने पहली बार नकाब वाली परछाई देखी थी, वापस वर्तमान में। आन्या की आंखें खुलती हैं। उसका माथा जमीन से चिपका है। उसके सामने अब कोई नहीं, न नकाब वाली लड़की, न कोई आवाज। बस एक कैंडल जली हुई दिखती है चैपल के कोने में, जहां दीवार में नीचे की ओर एक सीक्रेट दरवाजा दिखता है। दरवाजा बिना हैंडल का है, लेकिन पास की कैंडल की फ्लेम अजीब ढंग से एक ही दिशा में झुकती है, जैसे हवा उस दरवाजे की तरफ खिंच रही हो। आन्या कैंडल लेकर दरवाजे के पास जाती है। दीवार पर हाथ फिराते हुए वो एक पत्थर दबाती है। एक क्लिक की आवाज आती है। दरवाजा खुद से खुलता है और नीचे उतरती हुई सीढ़ियां शुरू होती हैं, इतनी तंग कि इंसान झुककर ही जा सकता है। दीवारों पर हाथों के निशान हैं, पुराने, मिटे हुए। सीढ़ियों के अंत में एक छोटा सा कमरा। दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे हुए हैं। एक नकाब वाली लड़की, एक जला हुआ क्रॉस और एक हाथ जो दीवार से बाहर आ रहा है, जैसे किसी ने खुद को बंद कर लिया हो। वहीं एक पुराना लकड़ी का बक्सा है। आन्या उसे खोलती है। अंदर एक ही चीज है, अमारा की पूरी डायरी, जिसका आखिरी पन्ना लिखा गया है, अगर कोई मुझे समझे तो वो मुझे छुड़ाएगा, लेकिन याद रखो, जब तुम मेरे करीब आओगे तुम खुद को भी खो दोगे। आन्या उस डायरी को अपनी छाती से लगाती है, आंखें बंद करती है और फुसफुसाती है, मैं डरने नहीं आई थी, मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूं, क्योंकि शायद मैं ही तुम हूं। धीरे धीरे उस कमरे की हवा ठंडी होने लगती है। मॉइस्चर से दीवारों पर नकाब वाली लड़की का चेहरा उभरता है।
और वही आवाज फिर, बहुत हल्की, बहुत धीमी। अनिया, हमारा अनिया। अब अमारा की डायरी अपने पास रख चुकी है, लेकिन कमरे की दीवार पर जो चेहरे भिर रहे हैं वो अब मिट नहीं रहे। एक चेहरा, बिल्कुल आन्या की तरह, दूसरा नकाब में, लेकिन आंखें वैसी ही जैसे आईना हो, लेकिन समय के पार। आन्या आगे बढ़ती है, दीवार पर हाथ रखती है। दीवार ठंडी नहीं, गर्म है, जैसे उसके अंदर अब भी कुछ जिंदा है। कमरे के कोने में रखा वही पुराना टूटा हुआ शीशा, अब उसमें सिर्फ आन्या का अक्स नहीं, अमारा का चेहरा भी झलकता है। आन्या खुद से पूछती है, अगर मैं उसे मुक्त करने आई हूं तो क्या मेरी खुद की मुक्ति उससे जुड़ी है? शीशे पर एक हल्का कंपन होता है और उस पर उभरता है शब्द, बलिदान। ऊपर सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आती है। सिस्टर मारिया नीचे आ रही है। उनके हाथ में एक पुराना लाल चाबी का गुच्छा है। सिस्टर मारिया, तुमने वो देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? आन्या कुछ नहीं कहती, सिर्फ अमारा की डायरी उन्हें दिखाती है। सिस्टर मारिया की आंखें भीग जाती है। वो कुंजी आन्या को देती हैं और कहती हैं, अगर तुम सच में उसे मुक्त करना चाहती हो तो चैपल के नीचे जो सील वॉल्ट है उसे खोलना ही पड़ेगा। आन्या वो चाबी लेकर चैपल के पिछले कोने में जाती है, जहां जमीन पर लोहे का एक गोल चिन्ह बना है, वॉल्ट का द्वार जिसे 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। वो चाबी घुमाती है, जमीन हिलती है और एक स्लाइडिंग पत्थर हटता है। अंदर अंधेरा है, लेकिन अजीब सी रोशनी खुद ब खुद जल उठती है। वॉल्ट के अंदर सिर्फ एक चीज रखी है, एक बड़ा कांच का ताबूत, जिसमें बर्फ सी ठंडी रोशनी में कोई सोया हुआ शरीर पड़ा है, लेकिन चेहरा नहीं दिखता। वो नकाब अब भी पहने हुए है। आन्या कदम कदम करके ताबूत के पास जाती है। उसके हाथ से डायरी छूटकर नीचे गिरती है। जैसे ही डायरी जमीन को छूती है, अमारा की उंगलियां हिलती हैं। आन्या अब पूरी तरह कांप रही है। वो ताबूत के पास बैठ जाती है, अपना हाथ उसके नकाब पर रखती है और पहली बार नकाब हटता है। नीचे का चेहरा आन्या का ही है। तभी वॉल्ट की दीवार पर लिखा उभरता है, वो जो सच्चाई से भागे वो मरे, जो उसे अपनाए वो अमर हुआ। आन्या की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से विस्पर करती है, अमारा, अगर तुम मैं हो तो चलो खुद को आजाद करें। अचानक सारा कमरा उजाला हो जाता है। आन्या, अमारा दो चेहरे, एक आत्मा आन्या अब अमारा का नकाब हटा चुकी है। शरीर निर्जीव है, लेकिन चेहरा बिल्कुल उसका ही है। जैसे कोई ट्विन नहीं, बल्कि रिफ्लेक्शन ऑफ द सेम सोल इन 2 टाइमलाइंस। वो कुछ बोल नहीं रही, बस सांसें धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। उसकी उंगलियां अमारा की उंगलियों के पास जाती हैं और एक स्पर्श होते ही पूरा वॉल्ट सुनहरी रोशनी से भर उठता है। अब सब कुछ शांत है, पर आन्या के चारों ओर सफेद धुंध और उसमें अमारा की रूह सामने खड़ी है। अमारा, धीरे धीरे, तू आई इसलिए नहीं कि मैं पुकार रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तू खुद अधूरी थी। आन्या, मैं नहीं जानती कौन हूं मैं, पर जब से यहां आई मुझे लगने लगा जैसे मैं पहले भी यहां थी। अमारा, क्योंकि तू मैं ही है। तेरा जन्म मेरी कहानी को अधूरा छोड़कर हुआ था। तेरी आत्मा को अधूरी कहानी पूरी करनी थी। अमारा धीरे से अपनी ओर हाथ बढ़ाती है। मुक्ति चाहिए, पर सिर्फ एक जा सकती है, या तू रहे या मैं। आन्या कांपती है। क्या ये बलिदान की मांग है? आन्या, अगर तुम मैं हो तो मेरी जगह भी तुम हो सकती हो, और अगर मैं तुम हूं तो शायद मुझे ही रुकना चाहिए। वक्त रुकता है, वॉल्ट की घड़ी उल्टा चलने लगती है। 1:01, 1:01, 12:08 में इज्जत। कन्वेंट के अंदर हर कैंडल खुद ब खुद बुझती जाती है। सिस्टर मारिया चैपल के सामने घुटनों पर बैठ जाती है, जैसे उन्हें पता है आज कोई वापस नहीं आएगा। आन्या अमारा की आत्मा को देखती है।
उसके होठ हिलते हैं। तू आजाद है। और फिर एक सफेद उजाला, एक भारी सांस, और सुबह 4:33। कन्वेंट अब पूरी तरह शांत है। दरवाजे खुले हैं। सूरज की पहली किरण अंदर आ चुकी है। सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी है। चेहरा नहीं दिखता, बस एक हल्का नकाब पहना है। सिस्टर मारिया पास जाती हैं। सिस्टर मारिया धीरे से, आन्या। लड़की सिर उठाती है और धीमे से कहती है, मैं कौन हूं ये अब मायने नहीं रखता। कहानी अब पूरी हो चुकी है। मैं कौन हूं ये सिर्फ तुम तय कर सकते हो। क्या मैं आन्या हूं जो अमारा को मुक्त करने आई थी, या मैं अमारा हूं जिसने आन्या का चेहरा पहन लिया? क्या वो लड़की आन्या थी या अमारा? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि इस नकाब के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं जिंदा होता है। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सीधा आपकी स्क्रीन पर दस्तक दे।